एक काली रात 31,000 फीट ऊपर सैकड़ों मुसाफिरों से भरा एक विशाल बोइंग 747 हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सब कुछ सामान्य लगता था। लोग मुस्कुरा रहे थे, बच्चे खिड़की से बादल देख रहे थे। तभी एक गूंज और फिर बस अग्नि के गोले में बदलता आसमान। क्या यह एक हादसा था? नहीं, यह था एक बेहद सोचा समझा आतंक का खेल, जिसका प्लान महीनों पहले कनाडा में लिखा जा चुका था। रात होते ही भी मॉन्ट्रियल मिराबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मंजर चहल पहल से भरा था। रोशनी में चमकते रनवे पर आने जाने वाले विमानों की गूंज, लाउडस्पीकर से गूंजती घोषणाएं, ट्रॉली खींचते यात्री, हर तरफ एक व्यस्तता। एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनिष्क वहां तैयार हो रही थी। ये फ्लाइट पहले ही 1 घंटा 40 मिनट लेट थी। कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र कॉकपिट में अंतिम चेक कर रहे थे और उनके साथ को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर भी शांत लेकिन फोकस्ड थे। क्रू मेंबर्स ने मुसाफिरों को सुरक्षा निर्देश दे दिए थे। उस वक्त 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर, कुल 329 लोग बने सफर पर थे। अधिकांश कनाडा में बसे भारतीय, जो सालों बाद अपने परिजनों से मिलने भारत लौट रहे थे। मॉन्ट्रियल छोड़ते वक्त बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन विमान के अंदर गर्माहट और आराम। 5 घंटे की उड़ान के बाद सूरज अटलांटिक महासागर के ऊपर चमक रहा था। नीचे अनंत नीला समंदर और ऊपर सफेद बादलों की परतें। कुछ यात्री नींद से उठ चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे और कई अब भी गहरी नींद में थे। कोई नहीं जानता था कि अगला घंटा जीवन का अंतिम होगा। सुबह 7 बजे शैनन एटीसी के रडार स्क्रीन पर कनिष्क की लोकेशन साफ दिख रही थी और फिर अचानक सिग्नल गायब। एटीसी ऑपरेटर, फ्लाइट 182, डू यू कॉपी? फ्लाइट 182 रिस्पॉन्ड। लेकिन कोई जवाब नहीं। थोड़ी ही देर में हर कंट्रोलर के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसी पल 31,000 फीट ऊपर हवा में एक जोरदार धमाका और सेकंडों में आकाश आग के गोले से भर गया। इंजन की गूंज चुप हो चुकी थी। विशाल बोइंग 747 हवा में टुकड़ों में बंट गया था। चमकते हिस्से और जलते मलबे सागर की ओर गिर रहे थे। अंदर लोग चीख भी नहीं पाए और जीवन बुझ गया। लेकिन सवाल था, ऐसा किसने किया? और कनाडा की एजेंसियां, जिन्हें पहले से अंदेशा था, क्यों खामोश बैठी रहीं? इस कहानी की जड़ें पंजाब की मिट्टी में थीं और डाली कनाडा में फैलीं। तलविंदर सिंह परमार 1970 में अपनी पत्नी के साथ पंजाब से कनाडा गया। उस समय कई नौजवान रोजगार और अच्छे भविष्य की तलाश में कनाडा और इंग्लैंड जा रहे थे, जिसकी वजह से वहां सिख समुदाय तेजी से बढ़ रहा था। 1976 आते आते परमार वहां का स्थायी नागरिक बन चुका था और सिखों के बीच उसकी पहचान बन चुकी थी। इसी दौरान वो उन अलगाववादियों के संपर्क में आया जो भारत में सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे थे। 1978 में उसने सुखदेव सिंह बब्बरयान के साथ मिलकर बब्बर खालसा इंटरनेशनल बॉयज नाम का संगठन बनाया। 13 अप्रैल 1978 को पंजाब में संत निरंकारी मिशन का एक सम्मेलन हुआ, लेकिन इसे खालिस्तानी समर्थक भिंडरांवाले और उसके साथियों ने सिखों का अपमान बताया। सम्मेलन के दौरान झड़प हुई, जिसमें 13 सिख और 3 निरंकारी मारे गए। इन मौतों ने परमार को और कट्टरपंथी बना दिया। 1981 में परमार का पंजाब पुलिस के साथ टकराव हुआ, जिसमें उसने 2 पुलिस अफसरों की हत्या कर दी। पुलिस के हिट लिस्ट में आने के बाद वो दोबारा कनाडा लौट गया। भारत की मांग के बावजूद कनाडा ने उसका प्रत्यर्पण करने से इनकार कर दिया। 1983 में जर्मनी में पकड़ा गया, लेकिन सबूतों की कमी के कारण रिहा हुआ। यह खेल हमेशा कानूनी कमी के सहारे चलता रहा। 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कर गोल्डन टेम्पल को आतंकियों से खाली कराया। इसमें भिंडरांवाले मारा गया और इमारत को नुकसान हुआ। इस कार्रवाई से कई सिख गुस्से में आ गए। कुछ ही महीनों बाद इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। ये सभी घटनाएं परमार तक भी पहुंची, जो उस समय जर्मनी की जेल में था। रिहाई के बाद वापस कनाडा पहुंचकर उसने बदले की खतरनाक योजना शुरू की। परमार ने अपने मिशन के लिए ऐसे लोगों को चुना जो हिंदुस्तान के खिलाफ खुलेआम बयान देते हों। इंद्रजीत सिंह रियाद, इलेक्ट्रिशियन, कार मैकेनिक, तकनीकी समझ वाला आदमी। हरदयाल सिंह जोहल, एक स्कूल का कर्मचारी, सुरक्षित जगह मुहैया कराने वाला। रिपुदमन सिंह मलिक, सिख समुदाय में प्रभावशाली, फंडिंग और समर्थन जुटाने का काम। अजैब सिंह बगरी, अपने भाषणों में खुलेआम हजारों हिंदुओं की हत्या की बातें करता था। परमार का प्लान साफ था, भारत को चोट पहुंचानी है और वो भी आकाश में। रियाद ने तकनीक संभाली। डायनामाइट, 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एक डिजिटल क्लॉक को अलार्म टाइमर में बदलना।
ये सब काम मई 1945 तक हो चुका था। CSIS कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने परमार और रियाद की फोन कॉल्स टेप की। कुल 9 बार बम से जुड़ी बातें दर्ज हुईं। एजेंट्स ने देखा कि दोनों जंगल में जाकर विस्फोट का टेस्ट भी कर चुके थे। तेज धमाका सुनने के बावजूद उन्होंने ये सूचना पुलिस को नहीं दी। इस बीच कनाडा के कई गुरुद्वारों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। बब्बर खालसा के सदस्य सिखों को चेतावनी दे रहे थे कि एयर इंडिया की फ्लाइट से सफर न करो। रॉ भारत की खुफिया एजेंसी ने भी CSIS को आगाह किया, लेकिन किसी ने सुरक्षा नहीं बढ़ाई। 20 जून 1985 परमार ने हरदयाल जोहल से फोन पर पूछा, क्या स्टोरी लिखी गई? ये कोड था, टारगेट के लिए टिकट बुक हुई या नहीं? 22 जून को जवाब मिला, स्टोरी लिखी गई है। उसी दिन विस्फोटक से भरे बैग एक स्कूल के बेसमेंट में रख दिए गए। दोपहर 3:30 मनजीत सिंह नाम का आदमी वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया। उसकी टोरंटो जाने वाली टिकट कंफर्म नहीं थी, फिर भी उसने एजेंट जेनी एडम से अपने सामान को सीधे एयर इंडिया फ्लाइट 192 में भेजने की विनती की। कुछ झिकझिक के बाद उसका सामान कनिष्क के लिए चेक इन कर दिया गया, लेकिन मनजीत उस फ्लाइट में बैठा ही नहीं। कुछ घंटों बाद एल सिंह नाम का एक दूसरे शख्स ने कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस के जरिए टोक्यो के लिए बैग चेक इन किया। ये बैग एयर इंडिया फ्लाइट 301 तक जाना था। दोनों बैग आसमान में मौत ले जाने वाले थे। 22 जून की रात वैंकूवर से उड़ान भरकर कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस की फ्लाइट टोक्यो नारिता एयरपोर्ट पर लैंड हुई। सामान हैंडलर्स तेजी से बैग ट्रांसफर कर रहे थे, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में। एल सिंह का बैग, जो टोक्यो से एयर इंडिया 301 में जाना था, भी उसी ट्रॉली पर था। लेकिन यहाँ आतंकियों की सबसे बड़ी चूक सामने आई। कनाडा में डे लाइट सेविंग टाइम चल रहा था, घड़ियां 1 घंटा आगे। जापान में ऐसा नहीं था। बम का टाइमर कनाडा के समय के हिसाब से सेट था। नतीजा, बम 1.25 घंटे पहले एयरपोर्ट के बैगेज एरिया में ही फट गया। एक तेज गूंज, बैगेज हैंडलिंग एरिया जल उठा। 2 मजदूर वहीं दबकर मर गए। सौभाग्य से एयर इंडिया 301 फ्लाइट में चढ़ने वाला कोई यात्री घायल नहीं हुआ, लेकिन यह था असली प्रैक्टिकल कि बम में कितनी ताकत थी। टोक्यो की घटना से ठीक 1 घंटे बाद ऑन एयर इंडिया फ्लाइट 122 एम्परर कनिष्क आयरलैंड के तट से करीब 173 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। सुबह के 3 बजे सूरज चमक रहा था। यात्रियों में कोई हलचल नहीं, बस सामान्य सफर। शैनन ATC ने अब तक उनसे बातचीत की थी। फिर अचानक स्क्रीन पर उनका सिग्नल गायब। फ्लाइट 182, डू यू कॉपी? फ्लाइट 182, रिस्पॉन्ड। रेडियो पर बार बार पुकार, लेकिन कोई जवाब नहीं। कॉकपिट में कैप्टन हंस सिंह नरेंद्र और को पायलट सतविंदर सिंह भिंदर अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर गड़ा रहे थे। यात्रियों में से कुछ खिड़की से बाहर देखने में मशगूल थे। नीचे लहरें, ऊपर आसमान। फिर जैसे ही घड़ी ने 7:14 पास किया, ट्रम, एक गरज के साथ बोइंग 747 के पेट में आग के गोले ने जन्म लिया। ढेर सारा ईंधन और विस्फोट का दबाव, विमान 31,000 फीट पर हवा में फट गया। पलक झपकते विमान कई जलते टुकड़ों में बदल गया। सीटों से बंधे यात्री, बैग, धातु के हिस्से सब बादलों को चीरते हुए समुद्र की तरफ गिरने लगे। किसी को चीखने का वक्त नहीं मिला, सिर्फ आग, धुआं और गिरते मलबे का मंजर। ATC रडार खाली था। पूरी दुनिया के लिए यह किसी UFO जैसी गायब हो जाने की घटना थी, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आई। सुबह 9 बजे मर्चेंट शिप लॉरेंशियन उस इलाके से गुजर रही थी। क्रू ने दूर समुद्र में तैरते टुकड़े और कुछ आकृतियां देखीं। पास जाकर मलबा, जलते हिस्से और दर्जनों शव पानी में। उन्होंने तुरंत यह जानकारी रेस्क्यू टीम तक पहुंचाई। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का विमान, आयरिश नेवी का जहाज, 19 अन्य जहाज और कई मछली पकड़ने वाली बोटें सब मौके पर भेजी गईं। तेज लहरें, ठंडा पानी और हवाएं, रेस्क्यू मुश्किल था। घंटों की मेहनत के बाद सिर्फ 135 शवस्त्र निकाले जा सके। बाकी 193 लोग हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। मृतकों में 86 बच्चे थे। कई परिवारों को अपने प्रियजनों के शव भी नहीं मिले। अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया। दिल्ली, मुंबई, टोरंटो, हर जगह मातम। हर आंख में एक सवाल, अगर कनाडा को पहले से पता था तो रोका क्यों नहीं गया? रेस्क्यू के बाद जैसे जैसे समुद्र से मलबा और शव निकाला गया, विशेषज्ञों ने जल्द ही समझ लिया, ये हादसा नहीं, एक बम ब्लास्ट था। शवों की पोस्टमार्टम से पता चला, कुछ मौतें ऑक्सीजन की कमी से, कुछ सीधे विस्फोट की चपेट में। कई लोग टुकड़े टुकड़े हुए विमान से हवा में बाहर फेंके गए विस्फोट के करीब 1 घंटे पहले टोक्यो नारिता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया फ्लाइट 301 के बैगेज सेक्शन में धमाका हुआ था। जांच में निकला, दोनों फ्लाइट्स को निशाना बनाने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स का इस्तेमाल हुआ था, ताकि बम युक्त बैग आसानी से इंटरनेशनल रूट में पहुंच जाएं।
कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और RCMP के पास पहले से रिकॉर्डिंग थी। परमार और साथियों की बम बनाने वाली बातचीत, कोड वर्ड्स, स्टोरी लिखना, मैं टिकट बुक करना, जंगल में विस्फोट का टेस्ट करना। एक एजेंट ने तो धमाके के बाद कहा, ये परमार का ही काम है। लेकिन आश्चर्य ये था कि इतने ठोस शक के बावजूद किसी को तुरंत अरेस्ट नहीं किया गया। जांच में सबसे बड़ा ब्लंडर सामने आया। CSIS के पास पंजाबी भाषा में कॉल रिकॉर्डिंग्स थीं। उन्होंने इन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाकर डिलीट कर दिया। नतीजा, कोर्ट ने इन्हें सबूत के रूप में मानने से इनकार कर दिया। 29 अप्रैल 1986 इंद्रजीत सिंह रियाद ने कोर्ट में मान लिया कि उसके पास विस्फोटक थे। सजा, केवल 2000 का जुर्माना। बाद में जापान पुलिस के पास नारिता धमाके के सबूत थे, जिससे रियाद को 2 लोगों की हत्या के केस में 10 साल की सजा मिली। तलविंदर परमार को थोड़े समय के लिए पकड़ा गया, लेकिन अपर्याप्त सबूत कहकर छोड़ दिया गया। वो पाकिस्तान भागा, फिर 1992 में पंजाब लौटा। भारतीय पुलिस ने उसका पीछा किया और एक मुठभेड़ में मार गिराया। उसके मरने के बाद खुद बब्बर खालसा ने उस पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाया ताकि अपना हाथ साफ दिखा सकें। साल 2000 में अजैब सिंह बगरी और रिपुदमन सिंह मलिक पर केस चला। कनाडा में इसे एयर इंडिया ट्रायल कहा गया। गवाहों की जान को खतरा, एक गवाह की हत्या, दूसरे को पुलिस प्रोटेक्शन में रखना पड़ा, नया कोर्ट रूम बना। लेकिन फिर वही नतीजा, सबूत की कमी, और दोनों आरोप मुक्त। रियाद को बाद में एयर इंडिया 152 केस में 5 साल की अलग सजा मिली और 2010 में कोर्ट में झूठ बोलने के लिए 9 साल। लेकिन 2 रहस्यमयी बैग पहुंचाने वाले M सिंह और L सिंह कौन थे, ये आज तक पता नहीं चला। दोनों खुलेआम जिंदगी जीते रहे। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद कोई बड़ी सजा नहीं। परिवारों ने कनाडा की सड़कों पर प्रदर्शन किया और इस केस की पब्लिक इंक्वायरी की मांग की। 2006 में भारी दबाव में PM स्टीफन हार्पर ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जॉन मेजर की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया। पता चला CSIS एजेंट्स ने परमार को जंगल में बम टेस्ट करते देखा था। उनके पास बम से उड़ान तक सबकी जानकारी थी। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कमीशन ने साफ कहा, यह कनाडा की इंटेलिजेंस की विफलता थी। लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस सजा या सुधार नहीं हुआ। भारत की जांच में भी यही आया, मास्टरमाइंड परमार था। कनाडा ने 20 साल से ज्यादा जांच में 130 मिलियन कनाडियन डॉलर खर्च किए। नतीजा, सिर्फ रियाद मीलुद को जेल भेजा गया, बाकी सभी आजाद। 329 लोगों, जिनमें 86 मासूम बच्चे के परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई बोले, हाँ, अपराधियों को सजा मिली। लेकिन सच्चाई ये है कि कनिष्क बम ब्लास्ट दुनिया के सबसे लंबे, महंगे और असफल क्रिमिनल ट्रायल्स में से एक बन चुका है। कभी कभी खतरा सिर्फ आतंकियों से नहीं होता, बल्कि उन खामोश सिस्टम से भी जो उन्हें रोक सकते थे पर रोकते नहीं।